हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का जितना भी सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा हम चैनल पे डाल चुके हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, क्या क्या आता है ईटिंग डिसऑर्डर में, आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर है, सबसे पहले ईटिंग डिसऑर्डर होते क्या है। तो ईटिंग डिसऑर्डर दीज आर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच देयर इज डिस्टर्ब्ड एंड एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग। एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ईटिंग। तो ईटिंग डिसऑर्डर are the psychological disorder that are characterized by disturbed and abnormal pattern of eating that occur due to the severe stress की वजह से हो सकते हैं। and the person is more concerned about the body weight, या फिर कोई पर्सन अपने बॉडी वेट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है तो उसमें भी जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो दीज आर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर को अगर हम देखें तो इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड पाइका। तो ए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, पेशेंट रिफ्यूज टू ईट। पेशेंट रिफ्यूज कर देता है, खाना नहीं खाता है बिकॉज ही इज मोर कंसर्न अबाउट हिज और हर बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट को लेके ज्यादा ही कंसर्न होता है, तो उस कंडीशन में जो है वो फूड को रिफ्यूज कर देता है। तो दैट इज द एनोरेक्सिया नर्वोसा। कॉजेज क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा के, अगर हम देखें तो जेनेटिक फैक्टर अगर है उसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है। कि जेनेटिक फैक्टर में किसी की पेरेंट्स को है पहले से, या फिर मोनोजाइगोटिक अगर ट्विंस हैं उनमें अगर एक को है तो दूसरे को होने का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। सोशल फैक्टर में पावर्टी हो सकता है, जैसे शुरू से ही जो खाना है वो कम मिला है, जो न्यूट्रिशनल हैबिट है वो ऐसी है कि जिसमें उसने स्टार्टिंग से ही जो है वो कम खाया है, तो उसकी बॉडी जो होती है ऐसे ही अडेप्ट हो जाती है और ज्यादा जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती क्लाइंट की। तो दैट आर द सोशल फैक्टर्स। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस हो सकता है, या फिर जो पेशेंट है हाइपर एक्टिव पेशेंट हो सकता है, जैसे कि मेनिया का पेशेंट होता है हाइपर एक्टिव होता है तो वो भी कम खाता है, रिफ्यूज करता है फूड को। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है पेशेंट का जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो कम खाता है या क्लाइंट है वो कम खाता है। क्लाइंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी एनोरेक्सिया नर्वोसा की, तो इसमें क्या होता है ड्राई स्किन होगी, जो पेशेंट है उसकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड होगी क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की वो पूरी नहीं हो रही है, तो ड्राई स्किन। कॉन्स्टिपेशन होगी पेशेंट को, वेट है वो लॉस होगा उसका क्योंकि जितनी बॉडी की कैलोरी बॉडी को चाहिए, जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो वेट लॉस होगा। लॉस ऑफ हेयर, बीपी है वो कम होगा और जो पेशेंट है वो वीक फील करेगा। इसके अलावा जो फीमेल है उनमें एमिनोरिया होएगा, absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एमनोरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पेशेंट वीक फील करता है बहुत ज्यादा। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो एंटी एंजाइटी हम देते हैं पेशेंट को क्योंकि एंजाइटी की वजह से भी एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। क्योंकि क्या होता है एनोरेक्सिया में एंजाइटी होती है कि अगर उसने खाना खा लिया तो उसका वेट गेन होगा। जो पर्सन है वो कंसर्न होता है अपने बॉडी वेट को लेके, तो उसको एंटी एंजाइटी हम देंगे, एपेटाइट स्टिमुलेंट देंगे, डोनाबिनॉल और मैजिस्ट्रोल आती है इसके अंदर, तो ये दे सकते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट के लिए। या फिर थेरेपीज देंगे हम, थेरेपीज में फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम देते होते हैं क्लाइंट को अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो सबसे ज्यादा मिलता है जो मॉडल्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं उनमें जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो ज्यादा मिलता होता है क्योंकि वो अपने बॉडी वेट को लेके ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है।
क्योंकि फीमेल जो होते हैं वो अपनी बॉडी फिजिक को लेके ज़्यादा कंसर्न होती है, इसीलिए इनमें ज़्यादा मिलता है। उसके बाद सेकंड है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बीइंग ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाता है, बीइंग ईटिंग में एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेता है, एंड फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ गिल्ट। उसके बाद उसको गिल्ट फील होता है कि उसने इतना खा लिया। उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मेरा वेट गेन होगा। आफ्टर दैट ही और शी इंड्यूस द वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, और साथ में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा वेट लॉस करने के लिए। तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा में। तो बुलिमिया नर्वोसा में बीइंग ईटिंग होती है। आफ्टर दैट द क्लाइंट फील गिल्ट और मे बी डिप्रेस्ड, और टू रिड्यूस द वेट ही विल डू एक्सरसाइज टू रिड्यूस द वेट। उसके बाद कॉजेज क्या है, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है बुलिमिया नर्वोसा में, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, पहले से ही पेरेंट्स में है कोई, तो उसको हैबिट हो जाती है ज़्यादा खाने की और बाद में गिल्ट फील होती है। अल्टर लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, अगर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अल्टर है, जैसे कि सीरोटोनिन है न्यूरोट्रांसमीटर, अगर उसका लेवल अल्टर हो गया है तो उसकी वजह से भी बुलिमिया नर्वोसा जो है वो हो सकता है। सेक्सुअल अब्यूज है उसकी वजह से हो सकता है, या डिप्रेशन की वजह से भी बुलिमिया हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में जो होता है ज़्यादा खाता है क्लाइंट, और बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो हार्ट बर्न होगा, बहुत ज़्यादा खा लेता है, उसके बाद से वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, और जिसकी वजह से जो है हार्ट बर्न होता है। शोर थ्रोट होगा, क्योंकि वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा तो एसिड आएगा थ्रोट के अंदर और शोर थ्रोट होगा। एसिड की वजह से बार बार वॉमिटिंग इंड्यूस करने की वजह से डेंटल कैरीज हो सकती है, और जो है ज़्यादा बीइंग ईटिंग की वजह से जो क्लाइंट है उसका वेट गेन होगा। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो एंटी एंजाइटी हम देते होते हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, एंटी डिप्रेसेंट देते होते हैं, इमीपरामीन है जैसे एंटी डिप्रेसेंट में। थेरेपीज देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे, इंडिविजुअल थेरेपी देंगे बुलिमिया नर्वोसा के केस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पाइका। पाइका में क्या होता है कि नॉन न्यूट्रिटिव चीजें जो है वो खाता है, ये मेनली चाइल्डहुड में पाया जाता है या इन्फेंट्स में पाया जाता है, और उसमें क्या है बच्चे जो है नॉन न्यूट्रिटिव चीजें खाते हैं, कई बार अडल्ट में भी मिलता है। तो ईटिंग द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक द चॉक, बच्चे चॉक खाते हैं, पेपर खाते हैं, पेंट है, सॉइल है, मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पाइका। तो पाइका का मतलब ही ये होता है ईटिंग द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। तो मेनली ये इन्फेंट्स में मिलता है या फिर चिल्ड्रंस में मिलता है। कॉजेज देखें तो पुअर सुपरविजन, बच्चों में कई बार क्या होता है सुपरवाइज हम बच्चों को नहीं कर पाते, और वो इस तरह की चीजें जो है वो खाना स्टार्ट कर देती हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से भी जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। अडल्ट में भी ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से जो अडल्ट है वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। लैक ऑफ अफेक्शन अगर है तो उस वजह से भी पाइका हो सकता है, जो बच्चे हैं नॉन न्यूट्रिटिव चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो मोटर डेवलपमेंट है बच्चों की, वो स्लो हो जाती है। बच्चों को स्टमक एक होएगा, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइटी होगी। ट्रीटमेंट एज प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि बच्चों को सुपरवाइज करें, और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को भी एजुकेट करेंगे। अगर अडल्ट है कोई इस तरह का उसको एजुकेट करेंगे, और बच्चे हैं तो पेरेंट्स को टीच करेंगे। तो यही ट्रीटमेंट है पाइका का। उसके बाद बुलिमिया नर्वोसा, और अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, नर्सिंग केयर क्या है ईटिंग डिसऑर्डर्स में। तो नर्सिंग केयर में हमें एक तो पेशेंट का ईटिंग पैटर्न हमने देखना है कि ईटिंग पैटर्न क्या है, कितना खा रहा है, कितनी कैलोरी ले रहा है, और पैटर्न क्या है खाने का, वो चीज़ हम असेस करेंगे। उसके बाद है जैसे ही खाना खाया है उसके बाद सुपरवाइज करेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जो है इंड्यूस करेगा वॉमिटिंग को। तो खाना खाने के बाद जो क्लाइंट है उसको हमने सुपरवाइज करना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इनटेक आउटपुट जो चार्ट है वो मेंटेन करके रखेंगे कि कितना इनटेक लिया है और कितना आउटपुट आया है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट असेस करेंगे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट की कितनी है, कितनी न्यूट्रिशन हमें उसको देनी है। एक टाइम सेट करेंगे, फूड हैबिट बनाएंगे, और एक टाइम लिमिट सेट करेंगे कि इस टाइम पे ही उसको खाना है।
ठीक है। इसके अलावा हम उसको जो बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, ये थेरेपीज देंगे। और हम देखेंगे अगर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो सप्लीमेंट जो है वो देना स्टार्ट कर देंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में है। तो कई बार पूछ लेते हैं पाइका क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। तो ये हमारा ईटिंग डिसऑर्डर्स में आता है। तो हमारा जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो थैंक यू सो मच।